जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस वाला के इस प्यारे से हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, शक्ति बैच स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, आज हम फिजिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछला यूनिट्स एंड डायमेंशंस का लेक्चर था। बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट आप लोगों ने किया। ऐसा ही सपोर्ट, ऐसा ही प्यार बना रखिए और हम आपके साथ हैं और आप हैं तो हम हैं। सही बात है ना भाई। आप लोगों ने क्या करना है, लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करने के लिए PW ऐप डाउनलोड करना है, वो भी प्ले स्टोर से। ठीक है, आप जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको बैचेस सेक्शन पर जाना है। वहां पर जाके शक्ति बैच को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। बाय नाउ का बटन आएगा, उस पर प्रेस करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा और वो आपको सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद आप क्लासरूम के सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर फिजिक्स सेक्शन में जाकर के फिजिक्स नाम की जो टैब है वो दबाना है और उसके बाद आपको क्लास के नीचे PDF के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसका लिंक वहां पर क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे इस सेशन के। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लेकर के आए हैं, देखिए जिस ऑर्डर में मैंने आपको कहा था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी ऑर्डर के हिसाब से हम लोग आज स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर और फ्लूइड्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक की सारी बातें आज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बच्चों, मैटर क्या होता है हम लोग जानते हैं, 9th क्लास से हमने पढ़ा था, है ना। उससे भी शायद पहले से हमने बात पढ़ी हुई है कि मैटर इज द वन विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कहते हैं उसको जिसमें ये दो प्रॉपर्टीज हों। कौन कौन सी दो प्रॉपर्टीज हों? नंबर वन जिसके पास कुछ ना कुछ मास हो और जिसके पास कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो। सर ये मास क्या होता है? मास एक वजन को डिफाइन करता है कि भैया हां कितना माल भरा है किसी बॉडी के अंदर, है ना। कंटेंट कितना प्रेजेंट है, इट इज द मेजर ऑफ कंटेंट, है ना। इट इज द मेजर ऑफ कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी। माल कितना भरा हुआ है ना। मास का मतलब वजन नहीं होता। हम लोग मास को वजन से देखते हैं, मास वजन नहीं होता, है ना। मास तो असल में कंटेंट है, कितना माल भरा है किसी बॉडी के अंदर। तो मैटर वो होता है बेटा, मटेरियल उसी को कहते हैं जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। दूसरा वॉल्यूम, यानी वो स्पेस कितना ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, स्पेस ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टी जो है, यानी जगह घेरने की जो क्षमता है, वो भी किसकी होती है? मैटर की होती है बेटा। ठीक है, अच्छा मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है? यार मैटर बना होता है पार्टिकल से मिलकर के, है ना। ये बचपन में आपने पढ़ा है ना। मैटर किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल से। ये पार्टिकल कैसे हो सकते हैं? यार ये पार्टिकल ऐसे हो सकते हैं कि अगर कंपाउंड की बात करी जाए तो मॉलिक्यूल ही पार्टिकल है, और एलिमेंट की बात करी जाए तो एटम ही पार्टिकल है। मिक्सचर की बात करी जाए तो मिक्सचर में जितने भी चीजें प्रेजेंट हैं वो सारे पार्टिकल हैं, है ना। कुछ केमिस्ट्री भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, सॉल्यूशंस जैसी, जो कि केमिस्ट्री के मेंटर जो होंगे वो आपको और डिटेल में वो बातें करेंगे आपके साथ। ठीक है ना, मैं यहां पर जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं आपको चीजों का कि कोई भी मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर के बना है। ठीक है ना। अब वो पार्टिकल्स एटम भी हो सकते हैं, वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैटर कहलाएगा आपका एलिमेंट, क्योंकि एटम्स सारे मिलकर के किससे, अगर एक सिंगुलर काइंड ऑफ एटम्स हैं, तो फिर वो एलिमेंट बनाते हैं, है ना। और सिंगल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो फिर वो मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, है ना। और कभी मान लो हम कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हो तो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, है ना। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी आ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना यार, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और ऐसे ही कभी आप अगर न्यूक्लियस की बातें करो तो फिर इलेक्ट्रॉन की बातें नहीं कर सकते आप, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो तब कौन हो गए पार्टिकल? तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल हो जाएंगे। बात समझ में आई ना। तो पार्टिकल्स जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? मटीरियल, यानी मैटर बन जाएगा। बढ़े आगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो जनरल चीजें हमने बचपन में जो देखी थी उन्हीं को एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं कि भैया 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, किसी भी पार्टिकल ऑफ मैटर की। ठीक है ना, मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना है वो 4 प्रॉपर्टीज वाला है। कैसा कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, पार्टिकल्स आर very small in size, very small in size, नंबर 1। नंबर दो, particles are always in motion, particles are always
इन मोशन, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, फर्क नहीं पड़ता। सॉलिड होगा तो भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशन रहते हैं, वाटर होगा तो आपको पता है फ्लो करता है तो मोशन में पार्टिकल रहेंगे, और गैस जो है वो तो दबा के मोशन में होती है क्योंकि फ्री है वो तो घूमने के लिए, है ना। तो सबसे ज्यादा मोशन जो होता है वो कहां होता है, गैसेस के अंदर होता है ना। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात पार्टिकल्स में एक अट्रैक्शन होती है आपस में, एक जनरल अट्रैक्शन होती है ना, एक जनरल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको, शायद आप में से काफी बच्चों ने सुना भी हो। तो पार्टिकल्स के बीच में एक जानी अनजानी सी अट्रैक्शन होती है ना। तो पार्टिकल्स आर जनरली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है ना, अट्रैक्टेड टू ईच अदर। आपस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ प्यार करते होते हैं, है ना। गैसेस में कुछ ना कुछ प्यार रहेगा, बहुत कम रहेगा मैं मानता हूं, बहुत कम रहेगा मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ प्यार रहेगा। लिक्विड में प्यार थोड़ा सा ज्यादा, और सॉलिड वाले एकदम चिपके रहते हैं, है ना। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करें तो भैया वो तो और कंडेंस्ड फॉर्म है, वो तो और पास आ गया पार्टिकल, है ना। तो इस तरीके की बात यहां पर करी गई है, ठीक है ना। और हमेशा मोशन में होते हैं, है ना, एक दूसरे से हमेशा अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। और उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। एटम ही हो, चाहे आप एटम को ही ले लो, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी क्या है, बाकी खाली स्पेस है ना, बाकी क्या है, बाकी खाली स्पेस है। तो खाली स्पेस हमेशा आपको मिलेगा, यानी वैक्यूम आपको हमेशा मिलेगा, एयर वहां पर मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ स्पेस है जो वहां पर मतलब खाली है, ठीक है ना, वहां पर कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, इस तरह का भी स्पेस आपको मिलेगा, है ना। तो हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है ना, हैव स्पेसेस बिटवीन देम, ऑल राइट, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, बचपन में आपने पढ़ी थी, है ना, जब आप छोटे से बच्चे थे तो आपने पढ़ी थी। बात करते हैं मास की और वॉल्यूम की, ये मास क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है। तो यार अगर हम मास को समझें तो हमने ये देखा कि मास का मतलब कंटेंट, है ना, मास का मतलब माल, मास का मतलब सामान कितना है किसी चीज में, है ना, दैट इज उसका मास, यानी कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, है ना, कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को कहते हैं उसका मास। किलोग्राम के अंदर जो कि कैलकुलेट होता है उसी का नाम मास है, ठीक है ना। जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है वही मास है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और नेगेटिव नहीं होता कभी, इसकी वैल्यू नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, ध्यान रखना आपने इस बात को, ठीक है ना। और बात करते हैं वॉल्यूम की, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों चीजें होती है मैटर के अंदर ना, है ना। अब ये वॉल्यूम क्या चीज होती है, तो ऐसा भैया, वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह, है ना। तो वॉल्यूम को निकालने का तरीका क्या है, वॉल्यूम को निकालने का एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर आप मुझसे पूछो तो वो होता है एरिया टाइम्स हाइट। एरिया को मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, एरिया को मल्टीप्लाई कर दो लेंथ से, ऐसा कुछ कहते हैं कि जो वॉल्यूम है वो एरिया को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, है ना। किसी भी चीज का आपको एरिया गिवन हो, लेट अस सपोज आपको एक सर्कल गिवन है ना, आपको एक सर्कल का एरिया गिवन है और आपने क्या करना है, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मिल जाएगा, है ना। आपको ये हाइट पता है ना, आपको ये हाइट पता है और आपको इसका एरिया पता है, आपको एरिया इंटू हाइट करना है, ए इंटू एच करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है ना यार, पाई आर स्क्वायर को आप एच से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम बन जाती है पाई आर स्क्वायर एच। समझते हो आप इस बात को, है ना। ऐसे ही कोई मान लो रेक्टेंगल है ना, कोई रेक्टेंगल है मान लीजिए, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है, और आपने इन दोनों से निकले हुए एरिया को, है ना, आपने क्या कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कुछ हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नीचे एरिया बना हुआ है ना, जो नीचे एरिया बना हुआ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, जो नीचे एरिया बना हुआ है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, तो क्या बन गई, क्यूबॉइड की वॉल्यूम बन गई। ऐसे ही किसी भी चीज की वॉल्यूम आप बना सकते हो, एरिया आपको मल्टीप्लाई करना है उसकी हाइट से, है ना, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का एरिया आपने हाइट से मल्टीप्लाई करना है, आपको उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी, है ना। कोई भी रेगुलर अगर फिगर है, तो इर्रेगुलर फिगर हो तो फिर अलग तरीके होते हैं निकालने के, इंटीग्रेशन वगैरह से, ठीक है ना, वो छोड़ दो, ठीक है। तो बात आई किसकी, वॉल्यूम की, है ना। वॉल्यूम का मतलब स्पेस, वॉल्यूम का मतलब वो जगह जहां पर मास रहेगा, स्पेस में मास रहता है ना, जगह पर मास रहता है, मास को रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए, तो जो ठिकाना है दैट इज वॉल्यूम,
दैट इज वॉल्यूम, ठीक है ना। तो जो स्पेस होता है ना, सिंपल भाषा में बोला जाए, है ना, तो जो स्पेस होता है, जगह कितनी है जहां पर मास टिक सकता है, जगह कितनी है जहां पर मास टिक सकता है, उसे क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम बोला जाएगा, वॉल्यूम, है ना। आयतन बोलते हैं इसको हिंदी में, और मास को द्रव्यमान बोलते हैं, है ना। कुछ हिंदी मीडियम बच्चे भी अगर देख रहे हो अपने को तो आप रिलेट कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अच्छा, यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का, बेटा यूनिट होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना। और कोई भी लेंथ होती है, अगर हाइट यहां मल्टीप्लाई हो रही है वो भी एक लेंथ ही है, डेप्थ होती वो भी लेंथ होती, डेप्थ हो, हाइट हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, ये सब चीजें क्या है, ये सब लेंथ ही होती हैं, है ना। तो सब की सब क्या होती है, मीटर ही होती है। तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर करेंगे तो क्या आएगा भाई, मीटर क्यूब आएगा, है ना। ये यूनिट्स के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ आपसे, है ना। डेंसिटी की बात जब करी थी तब मैंने बात करी थी ये वाली, ठीक है। तो बात समझ में आई कुछ कुछ, है ना। वॉल्यूम की थोड़ी सी फील आई, जगह चाहिए, जगह चाहिए, है ना, रहने के लिए, सांस लेने के लिए, काम करने के लिए, है ना, आपको कुछ ना कुछ जगह चाहिए। तो मास कहीं ना कहीं तो रहेगा ना, किसी जगह में तो रहेगा ना, दैट जगह इज वॉल्यूम, दैट जगह इज वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। ये डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी को सबसे पहले तो डिनोट करते हैं रो से, ये जो सिंबल है वो रो है, ठीक है। और डेंसिटी अब कई तरह की हो सकती है ना। एक हो सकती है मास अपॉन वॉल्यूम वाली डेंसिटी, जिसको वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर तीन तरह की डेंसिटी समझाना चाहता हूं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम तीनों को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आज मौका मिला है तो मुझे समझा लेने दो भाई कि तीन तरह की डेंसिटी हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं लीनियर डेंसिटी, एक पढ़ते हैं एरियल डेंसिटी, और एक पढ़ते हैं वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। जिस डेंसिटी का हम चर्चा करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। तो सर बाकी दोनों कौन सी हैं, आओ तीनों को देख लें, आओ तीनों को देख लें। नंबर वन लीनियर डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। नंबर दो एरियल डेंसिटी, या सरफेस डेंसिटी बोलूं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, सरफेस डेंसिटी, ठीक। और तीसरी वाली वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। अब फील दिलवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तीनों को फील दिलवाने की कोशिश करते हैं। देखो यार, सबसे पहले आप डिनोशन समझ लो। लीनियर डेंसिटी का डिनोशन होता है लैम्डा से, ये सिंबल लैम्डा है, वेवलेंथ भी इसी से डिनोट होती है, लीनियर डेंसिटी भी इसी से डिनोट कर दी जाती है। सरफेस डेंसिटी सिग्मा से डिनोट होती है, सिग्मा, ये सिंबल होता है सिग्मा का। और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी जो होती है वो होती है रो, RHO, रो, जिसको हम जनरली डेंसिटी बोल देते हैं, है ना। जनरल भाषा में जो डेंसिटी हमारे लिए होती है वो ये होती है। इसको और इसको इतना कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये बहुत जगह पर बड़ा कॉमनली यूज होता है, लेकिन हम लोगों को फील ही नहीं आती। तो आज फील देने की कोशिश करते हैं कि भाई लीनियर डेंसिटी क्या है, सरफेस डेंसिटी क्या है, और वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी क्या है, ठीक है ना। बात करते हैं प्री कोविड एरा की, है ना, प्री कोविड एरा, है ना, जब कोविड नहीं आया था, कोरोना नहीं आया था। कोरोना से पहले जब लंगर लगता था, जब लाइन लगती थी, है ना, चाहे वो ट्रेन में चलने की लाइन हो, चढ़ने की लाइन हो, चाहे बस में चढ़ने की लाइन हो, तो कैसे लगती थी, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कस के धक्के मार मार के लोग एक दूसरे पर चढ़ रहे होते थे उस टाइम पर, है ना। स्टैम्पीड हो जाता था, क्या होता था, एक दूसरे पर पैर रख के निकल जाते थे लोग, है कि नहीं, है कि नहीं। यानी किसी लंगर को खाने का, है ना, किसी लंगर को, भंडारे को अटेंड करने का, है ना, या फिर किसी बस में चढ़ने का, या फिर किसी ट्रेन को पकड़ने का, या मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो का वेट करने के लिए लाइन लगती थी कुछ ऐसी, लाइन लगती थी कुछ ऐसी 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 ऐसी। ये लोग दिखा रहा हूं मैं आपको, ये लाइन पर लोग हैं जिनको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं ये कितना पास पास खड़े हैं, है ना, कितना पास हो सकता है, और पास पास हो, है ना। यहां भी लोग हो, है ना, यहां भी लोग हो, यहां भी, बीच में भी लोग हो, यहां बीच में भी, यहां बीच में भी, है ना। लेकिन जैसे ही कोविड आया, जैसे कोरोना आया, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग आ गई जीवन में, क्या बन गई, सोशल डिस्टेंसिंग बन गई, है ना। और लोग कैसे खड़े होने लगे, ऐसे और ऐसे, है ना, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी, है ना भाई। तो क्या होने लग गया, गैप आने लग गया। तो आप सोचो कि उतने ही मीटर में, लगभग 10 मीटर में, लेट अस सपोज, या 10 मीटर नहीं, 5 मीटर लेते हैं, 5 मीटर में लेट अस सपोज 10 बंदे आ गए हैं, है ना। 10 पीपल आर स्टैंडिंग ऑन अ 2 मीटर ट्रैक या 5 मीटर ट्रैक, कुछ भी मान लो आप, है ना। और उतने ही ट्रैक में सिर्फ 5 लोग हैं, कहां तो 10 लोग हैं और कहां 5 लोग हैं। तो आप बताओ डेंसिटी कहां ज्यादा, डेंसिटी का हिंदी होता है घनत्व, घना कहां ज्यादा है, तो भाई ऊपर ज्यादा घना है, नीचे कम घना है। यहां का लैम्डा ज्यादा होगा और यहां का लैम्डा कम होगा,
कुछ समझ में आ रही है बात? कुछ समझ में आ रही है बात? भैया लैम्डा हुआ क्या? लीनियर डेंसिटी हुई क्या? लीनियर डेंसिटी हुई कि भाई कितनी चीजें ऊपर रखी है, यानी ऊपर कितना मास है अपॉन में लेंथ, पर यूनिट लेंथ में कितना मास बैठा हुआ है, पर यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में कितना मास रखा हुआ है। पास 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 मास रखा है तो डेंसिटी ज्यादा, दूरी दूरी पर अगर मास रखा हुआ तो डेंसिटी कम। कितना आसान है, सोचो कितना आसान है इसको हमको विजुलाइज करना। मास अपॉन लेंथ, ठीक है ना, ऊपर लेना मास, नीचे लेनी लेंथ, m अपॉन एल। लैम्डा इज इक्वल टू m अपॉन एल, मास अपॉन लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मास डेंसिटी। अगर यहीं पर चार्ज डाल दिया जाए, यहां लोग ना खड़े हो, चार्ज हो, तो बोल देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तब चार्ज की बात हो जाएगी कि भाई चार्ज पास 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 डाला हुआ है, या चार्ज में भी कम 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 चार्ज डाला हुआ है, तो लैम्डा ज्यादा और लैम्डा कम हो जाएगा। ऐसी बात करते हैं सरफेस डेंसिटी के बारे में। लेट अस सपोज हमारे यहां पर एक शहर है भैया चंडीगढ़, और एक शहर है लेट अस सपोज दिल्ली। दो शहर हमने ले लिए, है ना। क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, एरिया, सरफेस एरिया दोनों का लगभग क्या है? बराबर है। चंडीगढ़ का और दिल्ली का क्षेत्रफल मान लेते हैं लगभग बराबर है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ ज्यादा पॉपुलेशन कहां है, ज्यादा लोग कहां रहते हैं, चंडीगढ़ में कि दिल्ली में? आपका आंसर होगा दिल्ली में तो 2 करोड़ है भाई जनसंख्या। दिल्ली में जनसंख्या 2 करोड़ है, चंडीगढ़ में होगी 65 लाख। कितनी है? बहुत कम, 70 लाख चलो मान लेते हैं, है ना। 70 लाख जनसंख्या है चंडीगढ़ की। तो भैया अगर हम विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो इतना एरिया दिल्ली का और इतना एरिया चंडीगढ़ का, है ना, तो ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। समझ रहे हो बात को, है ना। ये चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ है ना। उतने ही एरिया में ज्यादा लोग हैं, उतने ही एरिया में कम लोग हैं। उतने ही एरिया में, पर यूनिट एरिया में ज्यादा जनसंख्या है, पर यूनिट एरिया में कम जनसंख्या है। यहां तो भैया 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर बना करके लोग रह रहे हैं, है ना। कोई कोई तो 10-10 फ्लोर है, कोई कोई तो 20-20 फ्लोर की बिल्डिंग है दिल्ली के अंदर, है ना। और चंडीगढ़ में हो सकता है ऐसी बिल्डिंग कम हो, कम है ही। बात समझ में आई ना। तो यहां पर सरफेस डेंसिटी जो है वो ज्यादा है। अब वो मास की हो सकती है तो मास की बात कर लेंगे, बोल लेंगे सरफेस मास डेंसिटी। यहां चार्ज डाला होगा तो बोल लेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। कुछ भी हो सकता है। यहां पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर सिग्मा होगा ज्यादा और यहां सिग्मा होगा कम, ठीक है ना। तो सिग्मा को कैसे लिखेंगे? सिग्मा को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया, ठीक है, मास अपॉन एरिया, ठीक है। यहां क्या था? यहां था मास अपॉन लेंथ, और वहां क्या है? मास अपॉन एरिया। ऐसे ही वहां क्या होगा? वहां होगा मास अपॉन वॉल्यूम। इमेजिन करो एक कमरा है, इमेजिन करो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है जिसमें गैस भरी हुई है। तो एक में ठूस ठूस के गैस भर दी है, एक में ठूस ठूस के गैस भरी हुई है ना। या लेट अस सपोज एक काम करते हैं, एक वॉल्यूम का अपन सिलेंडर लेते हैं, उसमें रेत भर देते हैं, पूरी रेत भर दी गई है, नीचे से लेके ऊपर तक रेत ही रेत, है ना। इतना बड़ा सिलेंडर है, लेट अस सपोज उसमें रेत भर दी है, ठीक है ना। और एक सिलेंडर है ना, उसके अंदर हमने गैस भर दी है। तो आप एक बार बताओ, गैस जो होगी वो ज्यादा फैलेगी ना, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी और कम मास में काम चल जाएगा। लेकिन यहां पर मास बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत भारी हो जाएगा, रेत वाला सिलेंडर बहुत भारी हो जाएगा। वॉल्यूम जबकि बराबर है दोनों में, वॉल्यूम जबकि बराबर है दोनों में, लेकिन मास का कंटेंट जो है वो यहां ज्यादा है। कहां पे? रेत में। और गैस में मास का कंटेंट क्या है? कम है। बात समझ में आई ना। तो कोई एक कमरा और एक और कमरा, 2 कमरे ले लिए, सेम से कमरे हैं, है ना। 1 मीटर क्यूब लेट अस सपोज, ठीक है ना। तो इसके अंदर इतना मास है, इतना मास है ना। और इसके अंदर इतना मास है, बस इतना ही है, इतना ही है, ठीक है ना। तो आप बताओ कहां डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां डेंसिटी? अब मुझे लगता है आपको फील आई कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है भाई कि कितना मास है किसी स्पेस में। एक कमरा है जिसमें ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं, पार्टी चल रही है घर के अंदर, जगह नहीं है बैठने की कहीं भी। एक कमरा है जिसमें ठूस ठूस के लोग भरे हुए हैं, 20-20 बंदा एक कमरे के अंदर बैठा हुआ है ना। तो उस कमरे में जाना पसंद नहीं करोगे, है ना। तुम कहोगे यार कोई खाली कमरा ढूंढते हैं, कोई कम डेंस कमरा ढूंढते हैं जिसकी डेंसिटी कुछ कम हो, जहां लोग कम बैठे हो, जहां खुली हवा में सांस लेने का मौका मिले। ऐसा कोई कमरा पकड़ो और आराम से बैठ के अपनी पार्टी एंजॉय करो, खाओ पियो, ऐश करो, है ना। तो 20 बंदों में घुसने का मन नहीं करेगा, समझ रहे हो ना। वो फील से समझो बात को। घना जंगल है तो क्या मतलब है? पेड़ ही पेड़ है, हर कदम पे एक पेड़ है, इसका मतलब वो घना जंगल है। घने बाल है का मतलब क्या है? अनुपम खेर क्या? घने बाल का मतलब अनुपम खेर नहीं है ना। घने बाल ऋतिक रोशन के हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे हैं ना जिनके घने बाल हैं। रणवीर सिंह समझ गए हो गए, है ना, जिनके उतनी ही टाट है
है ना, उतना ही स्कैल्प है, लेकिन स्कैल्प पे ज्यादा बाल हैं, ज्यादा बाल बैठे हुए हैं, तो वो एक सरफेस डेंसिटी का एग्जांपल है। समझ गए बात को? तो ये है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम का मतलब किसी स्पेस में मास होना, सरफेस का मतलब एक 2D प्लेन में मास होना, है ना, और लीनियर का मतलब एक लाइन पर मास होना, एक लाइन पर मास होना। तो ये तीनों अलग अलग तरह की डेंसिटियां हैं, ठीक है ना। और वॉल्यूम वाली डेंसिटी को क्या बोलेंगे यार? मास अपॉन वॉल्यूम बोलेंगे इसको, है ना। मास कितना है किसी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है। तो लिखेंगे केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट होगी। इसकी होगी केजी, इसकी होगी केजी पर मीटर स्क्वायर, और इसकी होगी केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। स्टेट्स ऑफ मैटर आ गया भैया। कितने तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर है? 3, है ना। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। 5 है सर, हाँ 5 है, मुझे भी पता है 5 है भाई। एक है सॉलिड, है ना, एक है लिक्विड, एक है गैस, है ना। गैसियस स्टेट बोला जाए अगर तो ज्यादा अच्छा है ना, गैसियस स्टेट की बात कर रहा ना, तो गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसके अलावा जो 2 हैं वो है प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट स्लाइड पर उसको लूंगा मैं, अभी इतनी बातें करता हूं। क्या होता है सॉलिड? कैसा होता है सॉलिड? सॉलिड के अंदर पार्टिकल पास पास होते हैं, है ना, जैसे पीछे मैंने यहां दिखा रखा है आपको इस जगह पर। ऐसा सॉलिड होगा, ऐसा लिक्विड होगा और ऐसा गैस होगा। कम डेंस होगा, है ना, उतनी ही जगह में कम पार्टिकल, उतनी ही जगह में ज्यादा पार्टिकल। घना है थोड़ा सा ज्यादा, यहां देखो ये ज्यादा घना है ना। इसमें तो हर मिलीमीटर पर एक एक पार्टिकल बैठा है कि नहीं। यहां हो सकता है 1 सेंटीमीटर पर पार्टिकल बैठा हो, यहां हो सकता है या 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर पर एक पार्टिकल बैठा हो। आप समझ रहे होगे बात को, है ना। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर है भैया? पहला तो अंतर जो है वो डेंसिटी का है। पहला जो अंतर है वो तो डेंसिटी का है, ठीक है। डेंसिटी सॉलिड की कैसी है? हाई है। लिक्विड की कैसी है? मीडियम है। गैस की कैसी है? लो है, ठीक है, लो है। नंबर दो बात करते हैं हम रिजिडिटी और फ्लूइडिटी की। सर ये क्या होता है? ये रिजिडिटी और फ्लूइडिटी क्या होता है? रिजिडिटी का मतलब होता है ठोसपना, और फ्लूइडिटी का मतलब होता है तरल, है ना। तरलता कितनी है और ठोसपन कितना है किसी चीज में, है ना। ठोस मतलब, मैं हिंदी सही से बोल पा रहा हूं नहीं बोल पा रहा पता नहीं, मैंने खुद इंग्लिश में पढ़ा इसको। रिजिडिटी का मतलब जो अपनी शेप को चेंज नहीं करता खुद की फोर्सेस से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो खुद की शेप को चेंज नहीं करता। और फ्लूइड कौन? जो खुद की फोर्स से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपनी शेप को चेंज करता है। फोर्स लगाओगे तो चेंज हो ही जाएगी। अब तुमने सॉलिड पकड़ा, उसको ठोक रहे हो तुम, तो उसकी शेप चेंज होनी है बेचारे की, या तो टूट जाएगा या फ्लैट हो जाएगा, कुछ तो होगा ही भाई उसके साथ। तो एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहे, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो अपनी शेप को चेंज ना करे, दैट इज रिजिड, और जो कर लें वो फ्लूइड, ठीक है ना। तो रिजिडिटी सॉलिड में ज्यादा है ना। ये कैसा है? ये रिजिड है। ये कैसा है? ये फ्लूइड है, फ्लो करता है ना। फ्लूइड वो जो फ्लो करता है अपनी ही बल से, अपने ही आंतरिक बल से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो फ्लो करे, है ना। तो ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है। एक बात करते हैं और काइनेटिक एनर्जी के बारे में, है ना। इन पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसलिए मैं छोटी छोटी सारी बातें लेकर के आया हूं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी, तो भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी आप समझो रैंडमनेस, आप समझो मोशन, कितना तेज मोशन हो रहा है, कितना तेज पार्टिकल हिल रहे हैं। तो भाई सॉलिड के अंदर कोई बहुत ज्यादा तेज पार्टिकल नहीं हिलते, यहां तो वाइब्रेशन होती है, यहां तो वाइब्रेशंस होती है, ठीक है ना। यहां मोशन होता है लेकिन हाँ ठीक है, इतना फ्रीली नहीं होता, यहां तो फ्रीली मोशन होता है ना। यहां तो फ्रीली मोशन होता है, यहां भी मोशन होता है ठीक ठाक। तो क्या बोले? हाँ, लूज मोशन नहीं फ्रीली नहीं, है ना। थोड़ा सा बाउंडेड मोशन लिख देता हूं, है ना। चलता तो है लेकिन साथ साथ लेके चलता है अपने को, है ना। अब सबको साथ साथ लेके चलने वाला, सबका साथ सबका विकास, उस तरह का मोशन होता है लिक्विड के अंदर, है ना। साथ लेके मोशन करता सबको। और गैस क्या है? तू उधर, मैं उधर, वहां उधर, ये उधर, वो उधर, है ना। ऐसा होता है मोशन किसका? गैस का। रैंडमनेस ज्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मोशन की बातें, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हो सॉलिड के अंदर हाई अट्रैक्शन होती है फोर्सेस की, है ना। मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक बार लिख देता हूं मैं, और, है ना। वैसे उसी का रिजल्ट डेंसिटी है, फिर भी लिख देता हूं, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हाई सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, ठीक है। मीडियम होती है लिक्विड में, और लो होती है गैस में, है ना। ये सारी बातें अपन फील के साथ समझते हैं, है ना, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा है ना, तभी उसकी शेप जो है वो फिक्स रहती है, ठीक है। और बाकी वो सब बातें तो आप मेरे ख्याल जानते हो, जो मोटी मोटी बातें बचपन में करी जाती थी। क्या? शेप फिक्स, शेप नॉट फिक्स, शेप नॉट फिक्स, डेफिनेट वॉल्यूम,
इनडेफिनेट वॉल्यूम, है ना, वो सारी बातें आप जानते हो, है ना, तो वो बातें मैं लेकर के नहीं आ रहा यहां पर, इजी बातें हैं वो सारी, ठीक है। तो भाई अब बात आती है दो बची हुई जो स्टेट्स ऑफ मैटर रह गई है ना, कौन कौन सी, एक प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। प्लाज्मा के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूं। देखो ऐसा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आ गए जो हम लोग अपनी आंखों से दिनचर्या में आमने सामने रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग देखते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। ये प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा आपको दिखता है स्टार्स में, स्टार्स के अंदर, नेबुला के अंदर आपको प्लाज्मा दिखता है। कब दिखता है सर ये प्लाज्मा, तब दिखता है बेटा ये प्लाज्मा जब गैस के आयंस को बहुत ज्यादा हीट कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी जब उनको दे दी जाती है, तो एक नई स्टेट ऑब्जर्व होते है जो कि प्लाज्मा है, जिसके अंदर बहुत तेज रैंडमनेस होती है, बहुत ज्यादा रैंडमनेस होती है। ये कब अचीव होता है, आपसे एनडीए में इतना ही पूछा जाएगा कि कब अचीव होता है, तो भैया गैस के बाद भी जब उसको और ज्यादा हीट करेंगे, सुपर हीटिंग होगी जब गैस की, तब प्लाज्मा बनता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि प्लाज्मा के बारे में क्या पूछेगा, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुपर हीटिंग से अचीव हो जाता है, सुपर हीटिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। तो गैसेस के बाद अब नेक्स्ट स्टेट जो आएगी, मतलब गर्म होने के बाद, दैट इज प्लाज्मा। कहां दिखती है, नेबुला में दिखती है, जब नेबुला स्टेट आती है स्टार की, ठीक है ना, जब स्टार फट रहा होता है तब, है ना, तब। अब बात करते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की, ठीक है ना, बीई कंडेंसेट कहते हैं, बोस-आइंस्टीन। ये रहे बोस साहब, ये रहे आइंस्टीन साहब, सत्येंद्रनाथ बोस नाम था इनका, है ना, और ये फ्रीडम फाइटर भी थे, है ना, और तभी एल्बर्ट आइंस्टीन से जाकर के मिले थे, और फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, काफी कुछ थे हमारे पूजनीय बोस साहब, ठीक है ना। तो इन्होंने और आइंस्टीन साहब ने मिल करके थ्योरी दी थी, मतलब ये अपना आइडिया प्रपोज करके गए थे, क्योंकि आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पर। ये मिलके उनसे 1922 या 1928 के आसपास का है, एरा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 1922 या 28, एक बार आप देख लेना, ठीक है ना, वो हिस्ट्री वाली चीजें हैं, ठीक है, तो एक बार आप देख लेना उसको, है ना। तो बोस साहब गए आइंस्टीन साहब के पास और अपना थ्योरी लेकर के गए कि भाई मैं ऐसा सोचता हूं, उस टाइम पर इनके पास कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं था, कोई फिजिकल प्रूफ, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी, लेकिन इनका बस एक थिंकिंग थी। थिंकिंग इनकी क्या थी, वो आपके साथ में शेयर करता हूं। इन्होंने ये कहा था कि बोस-आइंस्टीन स्टेट जो है वो पॉसिबल है, वो स्टेट ऑफ मैटर पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इन्होंने बोला कि अगर किसी भी मास को, किसी भी मैटर को 0 केल्विन तक, कहां तक, 0 केल्विन तक, जिसको 0 टेम्परेचर बोलते हैं, है ना, 0 केल्विन, है ना, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हो सकता है, कह रहा है उस तक अगर हम ले जाए ना, तो ये सारा मैटर ना ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा सारा सिकुड़ करके, है ना, और ये बन जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सिर्फ थ्योरी थी उस टाइम पर, इनके पास कोई तरीका नहीं था इसको करने का, है ना। तो आइंस्टीन के पास गए और उनको जाकर के अपना प्रपोजल दिया, ऐसा सुनाया, भाई ऐसा ऐसा है, तो आइंस्टीन साहब को बहुत अच्छा लगा, बोलते हाँ यार बिल्कुल हो सकता है। कुछ चीजें उन्होंने और भी दी साथ में, कुछ मैथमेटिक्स और भी बिल्कुल मिलकर के दोनों ने लगाई होगी, और इन दोनों ने मिलकर के अपनी थ्योरी को प्रपोज किया कि हाँ भाई बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया जा सकता है, वो सॉलिड से भी नीचे की स्टेट है। ये क्या है, ये गैस से भी ऊपर की स्टेट है, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, वो सॉलिड से भी नीचे की स्टेट है। कंडेंसेट का मतलब कंडेंस हो जाना और पास पास आ जाना, मतलब जितना स्पेस था ना वो भी सारा ऑक्यूपाई हो गया, वो भी सारा ऑक्यूपाई हो गया। तो ये कब होता है, ये होता है 0 केल्विन पर, ये होता है 0 केल्विन पर। तो यहां मैं लिख रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट बातें जो जो आपने देखनी है। बीई कंडेंसेट समझ जाना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कब अचीव होगा, तो तब अचीव होगा जब टेम्परेचर हो जाएगा 0 केल्विन। और ऐसा बोला जाता है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है ना, तो जो वॉल्यूम होती है वो भी 0 हो जाती है, बिल्कुल छोटा। तो एक थ्योरी सी है जो प्रपोज करी गई थी, ये एक थ्योरी है जो प्रपोज करी गई थी, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अपन ने नहीं देखा, ठीक है ना। तो 0 वॉल्यूम क्योंकि पॉसिबल वैसे भी नहीं है, ना, आप समझते हो इस बात को। तो ये एक थ्योरेटिकल स्टेट है, ठीक है। लेकिन 2001 में 2001 के अंदर इन 3 लोगों ने, वाइमिन, है ना, वाइमैन, कॉर्नेल और कैटरी, इन 3 लोगों ने बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बना के दिखाया लगभग 90 साल बाद, है ना। 1922 से लेकर के 2001 तक लगभग 90 साल हो गए, है ना, 80 साल लगभग हो गए, है ना। 80 साल के बाद इन तीनों ने क्या बनाया, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया, ठीक है ना। और इनके आगे से जो परिवार के लोग थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया इनको। आज इनकी शायद वो पोती हैं या दोती है, मुझे नहीं पता, मतलब ग्रैंड डॉटर हैं वो शायद इनकी, है ना। वो आज भी इस पर रिसर्च कर रही हैं और वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर चल रही है उनकी रिसर्च, और वो बनाने की, मॉडल बनाने की कोशिश कर रही है जो इन लोगों ने प्रपोज किया था, जो इनका मॉडल था, ठीक है। तो 2001 के अंदर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को बना दिया गया था, है ना, मैथमेटिकली इसका प्रूफ दे दिया गया था,
तो इनकी जो बातें थी वो इन लोगों ने पूरी कर दी, है ना। कुछ नाम है यहां पर, उनका आपको ध्यान रखना है बस। 2001 ये ईयर याद रखना है आपको, ठीक है, जब ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का मॉडल प्रपोज किया गया था पहली बार, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स की, ठीक है। देखो, सॉलिड से लिक्विड जाया जा सकता है, लिक्विड से गैस आया जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ा के, ठीक है, तापमान बढ़ा के। अगर आपने सॉलिड का तापमान, ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, हर सॉलिड भी ऐसा नहीं होता कि तापमान बढ़ा के लिक्विड में आ जाए और हर लिक्विड तापमान बढ़ा के गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये जनरल बात हो रही है, जनरली देखा जाता है ऐसा, ठीक है, कि सॉलिड का तापमान बढ़ा के लिक्विड बन गया, लिक्विड का तापमान बढ़ा के गैसियस स्टेट में आ गया, वो गैस बन गया, ठीक है ना। तो तापमान के बढ़ाने से ऐसा मामला चलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फिर आपको पता है गैस से प्लाज्मा वाला भी ऐसा ही सीन है ना। टेम्परेचर बढ़ा दो तो गैस से क्या बन जाता है, प्लाज्मा, गैस से प्लाज्मा, है ना। वेरी वेरी हाई थर्मली एक्टिव आयंस होते हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। और ऐसी सॉलिड को ठंडा कर दो अगर, है ना, सॉलिड को अगर ठंडा कर दिया जाए बहुत बहुत 0 केल्विन तक, है ना, टेम्परेचर इज रिड्यूस टू 0 केल्विन, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बीई कंडेंसेट, बीई कंडेंसेट, है ना। इस तरह की थ्योरी दी गई थी, है ना, बीई कंडेंसेट। ओके, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तापमान बढ़ा के चलना, तापमान बढ़ा के चलना, ठीक है। अब ऐसा यार, कुछ कुछ जगह पर ना तापमान के घटाने से वापसी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा भी देखने में आया है कि भैया गैस से अगर लिक्विड जाना हो तो तापमान घटा दो, और लिक्विड से अगर सॉलिड जाना हो तो भी तापमान घटा दो। तो तापमान के बढ़ाने से ऐसा चलता है, तापमान के घटाने से ऐसा चलता है। नोट करते जाना सारी बातों को, ठीक है, नोट करते जाना सारी बातों को। ओके, क्लियर। एक चीज और आती है यहां पर इंटर कन्वर्जन के लिए, जिसको प्रेशर कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना। पहले मैं यहां पर दोनों चीजों को नोट करवा देता हूं आपको, ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड से गैसियस स्टेट, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस जाएगा तो तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और गैस से लिक्विड आएगा तो तापमान घटाने से, लिक्विड से सॉलिड आएगा तो तापमान घटाने से, ठीक है, ठीक है। कुछ इफेक्ट बेटा प्रेशर का भी पड़ता है, कुछ इफेक्ट प्रेशर का भी यहां नोटिस किया जाता है। कैसे नोटिस किया जाता है, देखो, अगर गैसेज हैं तो आपको पता है गैसेज जो होती हैं वो फैली फैली होती हैं, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो क्या करते हैं, सिलेंडर में भर करके ना पिस्टन से प्रेशर मार देते हैं ऊपर से। पिस्टन लिया, प्रेशर कर दिया इस तरीके से, ऐसा, है ना। ये सिलेंडर लिया, इसके अंदर गैसेज हैं, दूर 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 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और ऊपर से पिस्टन लेकर के आए और दबा दिया, ऊपर से पिस्टन लेकर के और दबा दिया। जैसे ही दबा देंगे ना, ये हालत हो जाएगी इसकी, यहां तक पिस्टन आ चुकी होगी, इसको दबाती 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 गैस को यहां तक आ चुकी होगी और पार्टिकल ऐसे पास पास आ चुके होंगे, है ना। तो ये गैस से क्या बन चुका होगा बेटा, लिक्विड बन चुका होगा। गैस से क्या बन चुका होगा, लिक्विड बन चुका होगा। तो गैस से लिक्विड बनाने का तरीका यह है कि आप क्या करो, आप प्रेशर को बढ़ाओ, आप प्रेशर को इंक्रीज करो, है ना, प्रेशर को डालो इसके ऊपर, प्रेशर को क्या करो, इंक्रीज करो, फोर्स लगाओ, वर्क डन करो, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगी, है ना, पास पास आ जाएगा। तो गैस से लिक्विड जाने का एक तरीका प्रेशर को बढ़ाना, ठीक है, ठीक है। और अगर आपने ये प्रेशर को लिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, अगर आपने ये जो पिस्टन है इसको आपने लिफ्ट ऑफ कर दिया, तो हटा दिया, तो क्या होगा, तो भैया ये वापस वो वाली स्टेट ले लेगी। ऐसा भी होता है, ठीक है ना, ये वापस से वो वाली स्टेट ले लेती है जनरली, है ना। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड से गैस अगर वापस चले जाओगे तो कब जाओगे, प्रेशर घटा के जाओगे, प्रेशर घटा के जाओगे, ठीक है ना। तो लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में प्रेशर का भी एक चेंज रहता है। सर क्या लिक्विड से सॉलिड प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं। सर सॉलिड से लिक्विड प्रेशर का कुछ इफेक्ट पड़ता है, नहीं। प्रेशर के बढ़ाने से क्या हम लिक्विड से सॉलिड बना ले जाएंगे, नहीं। सॉलिड से लिक्विड नहीं, बढ़ाने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं देखा जाता, कुछ खास जनरली नहीं देखा जाता। कुछ सर्टेन कंडीशंस में देखा जा सकता है, लेकिन जनरली बात करूं तो नहीं देखा जा सकता। हम जनरल साइंस पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है, नोट कर लो। बढ़ते हैं आगे, है ना। मास वर्सेस वेट की बात करते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा, और हमने फ्लूइड स्टार्ट करना है तो वो ग्रेविटी के बाद ही होता है। मैं मानता हूं कि आपको थोड़ी बहुत चीजें पहले से आती होंगी, है ना, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से चल रहे हैं आगे। मास और वेट के अंदर अंतर समझें, है ना। तो मास तो है जी द्रव्यमान,
ठीक है ना, द्रव्य का मान, द्रव्य कितना है और उसका मान कितना है ना, द्रव्य का मेजरमेंट है ना, द्रव्य आप समझते हो, द्रव्य मतलब सब्सटेंस, उसका मेजरमेंट कितना है तो द्रव्यमान, ठीक है। और दूसरा आता है वेट, है ना, वेट को बोलते हैं भार, भार, ठीक है। तो आप मतलब समझ लेना दोनों के कि द्रव्यमान जो होता है बेटा वो केजी के अंदर कैलकुलेट होता है, किलोग्राम के अंदर, किलोग्राम के अंदर, ठीक है। लेकिन जो वेट है ना वो कैलकुलेट होता है न्यूटन के अंदर। है क्या बात कर रहे हो सर, न्यूटन के अंदर? न्यूटन में तो फोर्स कैलकुलेट होती है सर। याद करो बच्चों, आपने ये बात पढ़ी है, आपने इतनी तो साइंस पढ़ी है ना, कि जो वेट होता है वो न्यूटन में कैलकुलेट होता है। क्यों? क्योंकि वेट असल में एक फोर्स है। वेट किलोग्राम के अंदर नहीं लिखना चाहिए। वेट लिखते हैं हम लोग किलोग्राम के अंदर, कहीं फॉर्म भरते हैं, तो आप कोई फॉर्म भरोगे एनडीए का या कहीं का भी, तो भी आप वेट के आगे वहां पर किलोग्राम भी भरोगे और साथ में वेट भी लिखोगे। लेकिन वाकई में असल में बात करें तो वेट न्यूटन के अंदर कैलकुलेट होता है, ठीक है। वेट तो एक फोर्स होती है, वेट तो एक फोर्स है। कौन सी फोर्स है? ये ग्रेविटेशनल पुल है बेटा, ठीक है ना। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, ठीक है, ऑन अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस पर, किसी मास पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, ठीक है ना, किसी मास पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, दैट इज बेसिकली वेट, उसे वेट कहते हैं। और आप मास को तो समझ गए कि कंटेंट कितना प्रेजेंट है, वो पहले मैं बात कर चुका हूं, है ना, तीसरी बार लिख रहा हूं इस बात को कि कंटेंट कितना प्रेजेंट है किसी बॉडी के अंदर, कंटेंट प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है, इज कॉल्ड मास। ओके, तो अब जब वेट की बात आई गई है तो भाई वेट का क्यों ना आपको फॉर्मूला बता दिया जाए। तो वेट का जो फॉर्मूला होता है W, वेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ना, फोर्स तो यही होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर एक्सेलरेशन कौन सी लेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी, ठीक है। ये आपकी वेट फोर्स है, ये आपकी वेट फोर्स है, नीचे की तरफ लगती है, क्योंकि आप जानते हो भैया, आप कहीं भी खड़े हो, मान लो ये टेबल है, टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ आपने m मास का, तो नीचे की तरफ फोर्स एक्ट करती है mg, जो कि धरती के सेंटर से लग रही होती है। धरती का सेंटर कहीं यहां होगा ना, तो ये इसको खींच रहा होता है अपनी तरफ, ठीक है। ये धरती से नीचे की तरफ को खींचता है ना, धरती की तरफ को खींचता है, और ऊपर की तरफ नॉर्मल बचा लेती है जो टेबल लगाती है इसको, है ना। नॉर्मल फोर्स की बात हम करेंगे, चर्चा करेंगे जब हम फोर्स पढ़ेंगे, तो एनएलएम पढ़ेंगे, तो ठीक है ना, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट आते हैं भाई प्रेशर पर और स्ट्रेस पर। ये प्रेशर और स्ट्रेस क्या चीज होती है? देखो बच्चों, असल में जो स्ट्रेस है ना वो प्रेशर ही है, लेकिन जब वो सॉलिड्स पर लगे तब, जब सॉलिड्स की शेप चेंज करने के लिए प्रेशर लगता है, ठीक है, जब सॉलिड्स की शेप चेंज करने के लिए प्रेशर लगता है तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। प्रेशर अप्लाइड, है ना, मोटी मोटी बात बता रहा हूं आपको, टू चेंज द शेप ऑफ अ सॉलिड बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो प्रेशर, सर प्रेशर क्या होता है? सर प्रेशर होता है बेटा थ्रस्ट अपॉन एरिया, सर थ्रस्ट क्या चीज होती है? थ्रस्ट भी तो एक फोर्स है, चलो पहले थ्रस्ट को समझते हैं, पहले थ्रस्ट को समझ लेते हैं हम, ठीक है, शायद से थ्रस्ट को ठीक है, तो पहले थ्रस्ट को समझ लेते हैं, फिर हम स्ट्रेस को भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो नंबर 1 पॉइंट यहां पर आता है कि थ्रस्ट क्या चीज होती है। तो बेटा थ्रस्ट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट क्या होती है? परपेंडिकुलर फोर्स होती है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं, ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं चला रहा हूं तो भाई मैं इस पर थ्रस्ट लगा रहा हूं, है ना। कभी भी अगर आप फोर्स लगाओ परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री पर फोर्स अगर आप लगाओ, देखो मैं कैसे फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथ पर, कैसे लगा रहा हूं? 90 डिग्री पर लगा रहा हूं, है ना। 90 डिग्री पर जब भी फोर्स लगती है, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो जब भी कभी 90 पर फोर्स लगती है, उस फोर्स का ही नाम थ्रस्ट रख दिया जाता है, और थ्रस्ट कुछ और नहीं है, और थ्रस्ट कोई स्पेशल चीज नहीं है। बस थ्रस्ट तब बोलते हैं जब परपेंडिकुलरली कोई फोर्स एक्ट करे किसी सरफेस पर, तो परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, एक्टिंग ऑन अ सरफेस, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को थ्रस्ट कहते हैं। नंबर 1 बात हो गई। नंबर 2, अब ये वाला प्रेशर कौन सा है सर? फिर स्ट्रेस की भी बात करेंगे। ये प्रेशर कौन सा है सर? तो बेटा प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया इन कॉन्टैक्ट। मुझे एक बात बताओ,
अगर मैं अपना, ये मेरा हाथ है पूरा, है ना, ये मेरा हाथ है, इस हाथ का कुछ सरफेस एरिया है ना, इस हाथ का कुछ सरफेस एरिया है, और मैंने इस मार्कर से यहां पे टच किया, इस जगह पर, बीच में इस जगह पर टच किया, तो मुझे प्रेशर क्या पूरे हाथ पे फील हो रहा है? क्या मुझे प्रेशर पूरे हाथ पे फील हो रहा है? क्या नहीं, मुझे जो फोर्स फील हो रही है, जो प्रेशर फील हो रहा है, वो उसी जगह पर फील हो रहा है, उसी जगह पर फील हो रहा है। तो मैं पूरे हाथ का एरिया नहीं लूंगा, जहां पर कांटेक्ट बन रहा है वहीं का एरिया लेना है बस। आपने समझ गए ना? अगर यहां टच हुआ तो बस इधर तक का एरिया लेना, छोटा सा बिंदु जितना एरिया लेना है मुझे। तो एरिया इन कांटेक्ट का मतलब है कि जिस जगह पर टच हो रहा है बस वहां का एरिया लो। जैसे सपोज मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, इस प्लेन पर मैंने एक सिलेंडर को टिका दिया, इस सिलेंडर को टिका दिया, तो ये सिलेंडर कुछ ना कुछ वजन लगा रहा होगा ना, इस प्लेट पर, इस 2D प्लेन पर कुछ ना कुछ वजन लगा रहा होगा ना, सही बात है। तो वजन जो लगा रहा है, वजन जो लगा रहा है, तो नीचे वाला एरिया तो यही है बस, ये गोला, तो एरिया इन कांटेक्ट ये है बस। पूरे प्लेट का एरिया नहीं लेना, जहां टच हो रहा है बस वहीं का एरिया लेना। पूरे प्लेट का एरिया नहीं लेना, जहां टच हो रहा है बस वहीं का एरिया लेना, उसे बोलते हैं एरिया इन कांटेक्ट, ठीक है। और इस टाइम ये जो वेट है ना, ये वेट ही यहां पे थ्रस्ट है बेटा। सोचो, ये जो वजन लग रहा है, वजन भी तो ऐसे ही लगेगा, ऐसे मान लो इसको रख दिया ऐसे, तो वजन तो अभी भी नीचे लग रहा है, और वो भी परपेंडिकुलरली लग रहा है कि नहीं? परपेंडिकुलरली फोर्स लग रही है किस पर? मेरे हाथ पर। तो वो क्या है? वो वेट ही है। थ्रस्ट ही यहां पर क्या है? वेट है। मोस्टली आप देखोगे ना तो थ्रस्ट आपको वेट ही मिलेगा। जहां जहां फ्लूइड की बात करो, कुछ डूब रहा है, कुछ तैर रहा है, ऐसी बातें अभी हम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो थ्रस्ट है वो असल में वेट ही होता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं स्ट्रेस की, तीसरी बात करते हैं स्ट्रेस की, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस भी सिंपली फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है ना। कोई भी सॉलिड है, लेट अस सपोज कोई भी सॉलिड है, लेट अस सपोज ये कोई सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है कोई, ठीक है। आप इसके एरिया पर लगातार कुछ फोर्स लगाते जा रहे हो, इसको खींच रहे हो, लंबा कर रहे हो, करते हैं ना भाई। फोर्स पर वेट, किसी वायर पर हमने वेट बांध दिया, किसी वायर पर हमने वेट बांध दिया, तो वायर क्या होती जाएगी? खिंचती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, है कि नहीं? तो आप क्या लगा रहे हो? आप लगा रहे होते हो उस टाइम पर स्ट्रेस, आप लगा रहे होते हो फोर्स, ठीक है ना। उस फोर्स के एवज में, उस फोर्स के कारण से इसकी लेंथ बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना? इसकी लेंथ बढ़ जाती है, उस लेंथ के बढ़ने को स्ट्रेन बोलते हैं। करेंगे बात बाद में, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा? इसकी लेंथ क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना। तो ये जो लेंथ बड़ी है ना, ये जो लेंथ थोड़ी सी बड़ी है ना, इस बड़ी लेंथ को बोलते हैं चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल, चेंज इन डायमेंशन, ठीक है। और ये कैसी थी? ये थी ओरिजिनल डायमेंशन एल, सही बात। जो थोड़ी सी बड़ी है, बस उसकी बात कर रहा हूं, जो थोड़ी सी बड़ी है वो डेल्टा एल है। ओरिजिनली क्या थी? ओरिजिनली एल थी, ठीक है। तो जो स्ट्रेन लिखा जाएगा, वो क्या होगा? वो होगा जितना चेंज आया डायमेंशन में, यानी डेल्टा एल और अपॉन में जो ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है ना। अब आपको पता होगा 3 तरह का स्ट्रेस होता है, 3 तरह का स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। वहां पर मैं नहीं जा रहा, बहुत लंबी चीजें चली जाएंगी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आप समझ जाना मोटी मोटी बात, कि जब शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाई जाती है, तो वो जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरे एरिया पर ये फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, ये वाली इस पूरे एरिया पर लग रही है, इसको बाहर खींचने के लिए, तभी ये बाहर खिंच गया और ये वायर लंबी हो गई। खींच के वायर को लंबी कर सकते हैं हम, क्या दिक्कत है उसमें? बेल के रोटी को पतली करते हैं ना, लंबी भी होती जाती है साथ साथ। स्ट्रेस लगा रहे होते हैं उस टाइम पर, हम बेलन लेकर के स्ट्रेस लगा रहे होते हैं उसके ऊपर। तो ये कहानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कि भाई है प्रेशर इन फ्लूइड्स। अब मैंने आपसे बात करी थी कि जो फ्लूइड्स होते हैं बेटा, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपनी ही इंटरनल फोर्सेस की वजह से आगे बढ़ते हैं। यही बोला था ना मैंने, अपनी ही इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक प्रेशर का एक फिनोमिना होता है फ्लूइड के अंदर, ठीक है। वो क्या है? वो ये है कि फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में है, ध्यान से सुनना, फ्लूइड अगर किसी कंटेनर में है, मान लो ये कंटेनर में फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये कंटेनर में ये फ्लूइड बेटा गैस भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, चिंता नहीं करना। मैं यहां पर पानी को ही लूंगा क्योंकि पानी से ही अपने को सही में विजुअलाइजेशन जो है वो पानी से आती है, तो मैं पानी ही यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से बात को कि मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी बर्तन में पानी है, ठीक है, अगर किसी बर्तन में पानी है तो पानी शांत नहीं बैठ सकता,
पानी टिक के नहीं बैठ सकता। क्यों सर? क्योंकि पानी की ये प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करेगा। तो वो फ्लो करना चाहता है, यहां से बाहर निकलना चाहता है, इसकी वॉल पर धक्का मार के तोड़ के बाहर निकलना चाहता है। उसका मन ऐसा ही है, उसका मन ऐसा ही है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है, उसका नेचर ऐसा ही है, उसकी आदत ऐसी है, उसकी टेंडेंसी ऐसी है। वो क्या करना चाहता है? वो धक्का मारना चाहता है, वो धक्का मारना चाहता है, वो धक्का मारना चाहता है। वो नीचे भी मारेगा, वो लेफ्ट में भी। इसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। पूछा जा सकता है, एनडीए के अंदर पूछा भी गया है। इस वाले साइडों के लगे हुए प्रेशर को बोलते हैं लेटरल प्रेशर। ठीक है, तो लेटरल प्रेशर भी लगाता है। ठीक है, नीचे की तरफ प्रेशर भी लगाता है, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगाता है। और इस ऊपर वाली फोर्स का स्पेशल नाम रखा गया है। इस ऊपर वाली फोर्स का स्पेशल नाम रखा गया है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, जिसको बोलते हैं बायंट फोर्स। बायंट फोर्स, ठीक है। इस बायंट फोर्स के चलते ही कोई भी चीज या तो तैरती है या नहीं तैरती, यानी डूब जाती है। ठीक है ना। ये बाइंड फोर्स ही कारण है कि जो चीजों को नहीं डुबाने देता, नहीं डूबने देता, है ना। आपने मग्गा लेकर के और बाल्टी में डाला, है ना, तो क्या मग्गा नीचे चला जाता सीधा? क्या नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ऊपर तैरता रहता है। क्यों? नाव डालो ऊपर तैरती है, कागज की नाव तैराओ अगर आप पानी में तो तैरती है। क्यों? क्योंकि पानी लगातार ऊपर की तरफ क्या लगा रहा होता है? फोर्स लगा रहा होता है। ये पानी की टेंडेंसी है, क्या करें, है तो है। ऊपर की तरफ क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। ठीक है ना, ऊपर की तरफ क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है बाइंड फोर्स। उस फोर्स का नाम क्या है? बाइंड फोर्स। क्लियर बात? क्लियर बात। अब ये जो बाइंड फोर्स है, ठीक है, इसका फॉर्मूला आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकाला जाता है। तो हम अभी उस सेक्शन में उसकी बात करेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से इसका फॉर्मूला निकल करके आता है ना, तो वहां पर इस बात को देखेंगे हम। ठीक है, अभी सर हम क्या देखें? अभी हम ये देखते हैं कि प्रेशर जो होता है फ्लूइड के अंदर, वो कितना और कैसा होता है। ठीक है, तो आपको मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूं इसको लेकर के। मान लीजिए कोई बर्तन है, मान लीजिए कोई वेसल है, कोई बर्तन है, वेसल बोलते हैं ना बर्तन को। मान लीजिए कोई बर्तन है और बर्तन के अंदर आपने कुछ फ्लूइड रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप इस बर्तन के किसी भी पॉइंट को देखोगे, किसी भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट को देखोगे, ठीक है, तो सब जगह पर प्रेशर सेम होगा। ठीक है, अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सब जगह पर सेम ही प्रेशर होगा। यहां पर सब जगह पर, लेट अस सपोज ये ए है, ठीक है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट डी। ये होता ही है, ये होता ही है। सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है हमेशा, ध्यान रखना, सेम लेवल पर सेम प्रेशर होता है। तो सर अगर ऊपर नीचे जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर नीचे जाएंगे तो भाई प्रेशर में वेरिएशन आता है, प्रेशर में फिर आता है वेरिएशन। ठीक है, समझाता हूं आपको वेरिएशन क्या है। ठीक है, वेरिएशन क्या है, देखो। वेरिएशन इन प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स, ठीक है, डेप्थ में, जब डेप्थ में जाएं तो क्या होता है। ठीक है, तो लेट अस सपोज ये कंटेनर है आपका, ये कंटेनर है आपका, ठीक है, और इसमें पानी है, इसमें पानी है, लो जी, लो जी, इसमें पानी है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? आप इस लाइन से, ठीक है, जो कि एक तरीके का जीरो लाइन मानी जाती है, जीरो रेफरेंस पॉइंट माना जाता है, उससे आप नीचे जा रहे हो, उससे आप नीचे जा रहे हो। ठीक है, उससे आप नीचे डेप्थ पे जा रहे हो। ठीक है ना, तो आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, किसी डी डेप्थ तक चले गए आप। ठीक है, तो यहां पर हो आप, लेट अस सपोज, ठीक है, आप डी डेप्थ पर चले गए। तो यहां पर जो प्रेशर होगा, है ना, यहां पर जो ये पी पॉइंट है, लेट अस सपोज, इस पॉइंट को मैंने क्या ले लिया? पी ले लिया। सपोज करने के वाला पॉइंट जो है वो पी है। ठीक है, इस पर प्रेशर कितना होगा? तो भाई इस पर प्रेशर उतना होगा जितना यहां है ऊपर, यहां है ऊपर किसका प्रेशर? एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, जो कि होता है 10 की पावर 5 पास्कल, है ना, पास्कल यूनिट होती है, यूनिट के अंदर बात करी थी हमने, है ना, पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट होती है। तो यहां पर जो प्रेशर है इस पॉइंट पर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, जिसको अपन पी नॉट लेते हैं। क्या लेते हैं? पी नॉट। पी नॉट, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो क्या लिया जाता है? पी नॉट, क्योंकि ये ओ पॉइंट मान लो, आप इसको ओ पॉइंट मान लो, तो यहां का जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट। तो सर नीचे का प्रेशर कितना होगा? तो भाई नीचे का प्रेशर होता है,
अगर P पॉइंट पर आपने प्रेशर निकालना है तो ऊपर का प्रेशर तो लेना ही पड़ेगा, माने P नॉट तो आपको चाहिए। सर और क्या चाहिए? और बेटा तुझे चाहिए रो जी डी। क्या चाहिए? रो जी डी। मैं डेरिवेशन करके नहीं दिखा रहा, इसकी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, नीचे बाइंड फोर्स, ऊपर ये वो सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है ना। आपको मैं सीधा फॉर्मूला इसका दे रहा हूं, ठीक है, तो आपने ये भूलना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला आपने भूलना नहीं है। क्या है फॉर्मूला? क्या है फॉर्मूला? अगर P पॉइंट पर प्रेशर निकालना है तो भाई ऊपर कितना है? मान लो ऊपर 0 होता है, अगर मान लो ऊपर वैक्यूम है, चांद पे जाके पानी खोल दिया, चांद पे गए कंटेनर खोल दिया जाकर के, है ना, तो वहां तो नहीं होगा ना एटमॉस्फेयर, तो ठीक है भाई, ये 0 हो जाएगा, तब ये 0 हो जाएगा, बाकी तो रहेगा, रो जी डी तो रहेगा, ठीक है ना, रो जी डी तो रहेगा, ठीक है ना। तो आप समझना इस बात को। धरती पर बात करें, धरती पर बात करें तो यहां पर प्रेशर जितना है उससे रो जी डी ज्यादा नीचे होगा, ठीक है ना। रो जी डी भी बोलते हैं, रो जी एच भी बोलते हैं, आपको जैसे याद होता हो वैसे आप कर लो। इसको कभी कभी डी, कभी कभी एच भी बोल देते हैं, है ना। तो दोनों बातें यहां पर, ठीक है, डी और एच दोनों चलता है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से पूछा जा सकता है कि प्रेशर जो है किसी डेप्थ पर किन बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि प्रेशर ड्यू टू डेप्थ किन बातों पे डिपेंड करता। तो आपने फॉर्मूला देख ही लिया, आपने फॉर्मूला देख ही लिया, P इज इक्वल टू P नॉट रो जी एच या रो जी डी, जो मर्जी कह लो इसको आप। ये डिवाइड में नहीं है बेटा, एक ही लिखता हूं, चलो यार, कहीं तुम कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये डिवाइड में तो नहीं है कहीं, है ना, रो जी एच, ठीक है। तो प्रेशर जो है वो 3 बातों पर डिपेंड करता, दिख रहा है साफ साफ, देखो आप 3 बातों पे। चलो ये तो एटमॉस्फेयर है तो मान गए, बाकी किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे डिपेंड कर रहा है। रो कौन होता है? रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वाटर है तो डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी अगर रो पूछे, ठीक है, वैसे पूछता नहीं है, दी होती है ज्यादातर ये, है ना। अगर आपसे रो वाटर पूछे, ठीक है, तो वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ध्यान रखना रो वाटर इतना होता है, डेंसिटी इतनी होती है, 1 ली जाती है डेंसिटी पानी की, ठीक है। तो एक तो हो गया डेंसिटी पर डिपेंड करने वाला, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करने वाला, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जानते हो आप, है ना। और तीसरा क्या है? तीसरा खुद डेप्थ पे, कि डेप्थ कितनी है ना, डेप्थ कितनी है। तो डी फॉर डेप्थ। डेप्थ के बढ़ाने से, है ना, ये एच के बढ़ाने से भी प्रेशर बढ़ता है, जी के बढ़ाने से भी प्रेशर बढ़ता है, और रो के बढ़ाने से भी प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या मतलब है सर इसका? मैं बनाता हूं और फिर दिखाता हूं, ठीक है। देखो लेट अस सपोज मैंने यहां पर 3 वेसल ले ली, एक वेसल ऐसी, ठीक है, एक वेसल ऐसी, 4 ले लेता हूं चलो, और एक ऐसी, ठीक है। ये मैंने 4 वेसल ले ली, ठीक है, ये 4 वेसल मैंने ले ली, ओके। थोड़ी टेढ़ी हो गई क्या? ठीक है जी। तो ये 4 वेसल है, इनके ना बॉटम में बैरोमीटर लगा रखा है। इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर मेजर करने का, और पानी भरा हुआ है सभी में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। पानी ये रहा, ठीक है। 4 वेसल हैं आपके सामने, ये वेसल नंबर 1, ये वेसल नंबर 2, ये वेसल नंबर 3, ये वेसल नंबर 4। आपको बताना सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सी एग्जर्ट करेगी बॉटम पे, सबसे ज्यादा प्रेशर कहां लगेगा पानी का, कौन सी वेसल में लगेगा, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर होगा सर 1 में लगेगा, 1 में लगेगा। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया वो यही बोलेंगे 1 पे लगेगा, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो बोलेंगे सर चारों में बराबर लगेगा। आंसर इसका यही है बेटा कि शेप ऑफ द वेसल पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, पानी का मास कितना है। इसमें मास कम होगा मैं मान गया, इसमें मास ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा मैं मान गया, लेकिन बॉटम पर प्रेशर जो है वो सेम लगेगा। समुद्र में तो फिर मर जाना चाहिए, तो
समुद्र तो बहुत बड़ा है, फिर तो उसके अंदर बॉटम में जाते ही डेथ हो जानी चाहिए भाई, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है नीचे। तो ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। ये देखो, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर, यहां पर प्रेशर और यहां पर प्रेशर एक ही लाइन में होने से, है ना, एक ही लाइन में होने से सेम लगता है। क्यों सेम लगता है? इसलिए सेम लगता है क्योंकि सब के सब सेम डेप्थ पर है बेटा। यहां देखो, यहां से यहां डी सेम, यहां से यहां डी सेम, यहां से यहां डी सेम और यहां से यहां डी सेम। डेप्थ सब जगह पर सेम है। अगर डेप्थ सब जगह पर सेम है तो नीचे प्रेशर भी सब जगह क्या लगेगा? सेम लगेगा। लगने से कुछ नहीं होता कि भाई इसकी शेप कैसी है या इसका मास कैसा है। आप जानते हो यार, आप जानते हो यार कि जो प्रेशर होता है वो होता है रो जी और एच, यानी वो रो पर, जी पर और एच पर डिपेंड कर रहा है, यानी वो हाइट पर डिपेंड कर रहा है ना। एच को आप डी मान लो, आप एच को डी मान लो, है ना। वो डेप्थ पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो वो तो सभी का सेम है, सभी में पानी रखा गया है। मान लो अलग अलग लिक्विड रखे जाते, हाँ तो बात सही थी भाई, तब कुछ और प्रेशर लगता होता नीचे। यहां पर ऐसा लेकिन नहीं हो रहा, ठीक है ना। ओके, अब बात आती है बाइंड फोर्स की, ठीक है ना। हमने बात करी है कि जो बाइंड फोर्स होती है ना, जो ये बाइंसी होती है, बाइंड फोर्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वैसे तो निकलता है भैया किससे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, ठीक है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है रो वी और जी, ठीक है, रो वी और जी। इसमें से रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसके अंदर डुबोया जा रहा है। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसमें डुबोया जा रहा है किसी भी चीज को, ठीक है। वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम, वी इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखना भैया, वो लिक्विड की डेंसिटी है और ये वॉल्यूम है ऑब्जेक्ट की, है ना। वहां पर ऊपर बात हो रही है लिक्विड की और नीचे बात हो रही है ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो रो वी और जी, जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आप जानते हो, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो ये बात है, ठीक है ना। तो रो वी जी। अब इसी पर एक चीज बेस्ड होती है फ्लोटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, है ना, कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जब कोई चीज डूबे या तैरे या ना तैरे या क्या हो, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज आपने यहां तक पानी भर रखा है ना, और इसमें आपने कोई सॉलिड को तैराने की कोशिश करी है। ये कोई सॉलिड है एम मास का, आपने उसको तैराने की कोशिश करी है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है वेट फोर्स, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है ना, लिक्विड के द्वारा जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? वो होगी बाइंड फोर्स, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर वेट बराबर हो जाए बाइंड फोर्स के, ठीक है, वेट बराबर हो जाए बाइंड फोर्स के, तो चीजें फ्लोट करती हैं, ठीक है, फ्लोट करती हैं। अगर वेट बड़ा हो जाए बाइंड फोर्स से, ठीक है, अगर वेट ज्यादा हो जाए, बाइंड फोर्स कम हो जाए, तो चीजें क्या करती है? सिंक कर जाएंगी, है ना, डूब जाएंगी, ठीक है। और अगर वेट कम हो जाए और बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाए बेटा जी, तो क्या होगा? चीजें राइज करती है। आपने देखा होगा, आप एक मग्गे को लेना और आप उसको बाल्टी में डुबोना, आप जैसे उसको डुबोगे और हाथ छोड़ोगे जैसे आप, वो ऊपर आ जाएगा। ऐसी हीलियम का जो गुब्बारा है उसको छोड़ो तो कहां जाता है? ऊपर जाता है। हॉट एयर बैलून कहां जाता है? ऊपर जाता है। वो बाइंड फोर्स की वजह से होता है, ठीक है ना, वो बाइंड फोर्स के कारण से है। बाइंड फोर्स कब लगती है? जब प्रेशर डेंसिटी हो, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। जब एक जगह प्रेशर ज्यादा, एक जगह प्रेशर कम है, तो इस वजह से बाइंड फोर्स एक्ट करती है, ठीक है ना। तो फ्लोट है, सिंक है, राइज है, ये एक तरह का फ्लोटिंग प्रिंसिपल है भैया, है ना। दोनों का बराबर होना तो कट जाना तो फ्लोट करना, और किसी भी एक का ज्यादा हो जाएगा तो उस साइड को मोशन हो जाएगा, उस साइड की तरफ एक्सेलरेशन जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा होता है ना। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज की, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है। तो भैया ऐसा है, आर्किमिडीज साहब ने लगभग आज से 2000 साल पहले, उससे भी ज्यादा लगभग, है ना, लगभग 2100 साल पहले, है ना, अपना प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, जो ग्रीक किंगडम के अंदर उनकी नेवी को और स्ट्रांग करने के काम आया था। उनकी नेवी को और ज्यादा बिल्टअप करने के लिए, एडवांस करने के लिए काम आया था। इवन ऐसी भी एक स्टोरी चलती है कि उन्होंने राजा का, जो वहां का ग्रीक किंग था, उसके क्राउन में कितना सोना है और कितने उस सोने में खोट है,
उस मुकुट में कितना खोट है, यह तक बता दिया था इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। कुछ रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगा करके, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि आर्किमिडीज साहब का प्रिंसिपल क्या था। तो आर्किमिडीज जी का जो प्रिंसिपल था वो ये था कि लेट अस सपोज आपने किसी बर्तन के अंदर पानी ले रखा है ना, और ऊपर तक भरा हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि वो ऊपर तक भरा हुआ है पानी, ठीक है, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। और आपने क्या किया, आपने अंदर किसी चीज को डुबाने की कोशिश करी। आपने किसी चीज को इसमें क्या किया, डुबाने की कोशिश करी। आप जैसे इसमें डुबाने की किसी चीज को कोशिश करोगे तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा, क्योंकि भाई उस चीज को जगह चाहिए ना, उस चीज को वॉल्यूम चाहिए ना ऑक्यूपाई करने के लिए। अब वो वॉल्यूम को कौन फुलफिल करेगा, वो जगह को कौन फुलफिल करेगा? किसी को तो सैक्रिफाइस होना पड़ेगा ना भाई। अगर इसको जगह चाहिए पानी के अंदर तो पानी को बाहर निकलना पड़ेगा इस कंटेनर में से, क्योंकि ऊपर तक भरा हुआ पानी है, तो है ना, ब्रिम तक भरा, अप टू ब्रिम बोलते हैं इसको, है ना, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो अगर अपनी जगह उसको बनानी है तो उतनी ही वॉल्यूम का पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यस और नो? तो मैं यहां पर लिखता हूं इस बात को कि पहली चीज हमने ये देखी कि जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है ना, उतने ही वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है ना, उतने ही वॉल्यूम का पानी क्या करेगा, बाहर निकलेगा। सही बात है ना, उतने ही वॉल्यूम का क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। अब पानी तो बाहर आ गया। अब ये जो पानी बाहर आया ना, है ना, ये जो पानी बाहर आया ना, लेट अस सपोज ऐसा ले लेते हैं इसको, इस तरह का ले लेते हैं इसको कंटेनर को, ठीक है, कुछ ऐसा कंटेनर है ये, ओवरफ्लो कैन बोलते हैं इसको, ओवरफ्लो कैन। तो अगर ये ओवरफ्लो हो गया है पानी और ऐसे आके नीचे गिरना शुरू हो गया है ना, तो इसको कलेक्ट कर लो आप, इसको आप कलेक्ट कर लो। तो एक कलेक्टर प्लेट ले ली यहां पर, है ना, और इस पानी को क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। इस पानी को इकट्ठा कर लिया। जितना पानी बाहर निकला था ना, उस पानी को क्या किया, इकट्ठा कर लिया, है ना। तो ये पानी क्या हो चुका है, अभी इकट्ठा हो चुका है। और इस इकट्ठे हुए पानी का वजन निकाल लो। क्या निकाल लो, वजन। कैसे निकालोगे वजन? इसकी वॉल्यूम पता है कितनी है, ऑब्जेक्ट जितनी, वॉल्यूम इसकी कितनी है, ऑब्जेक्ट जितनी, इसकी डेंसिटी से इसको मल्टीप्लाई कर दो, मास निकल जाएगा ना। क्यों? क्योंकि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वी इंटू रो, है ना। तो इसका रो आपको पता होगा, डेंसिटी पता आपको कितनी होती है पानी की, 1, है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो वो यहां पर रखा और वॉल्यूम जितनी ऑब्जेक्ट की है उतनी ही रखी, तो मास निकल के आ जाएगा। और एक बार मास निकल गया, आपने उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, आपने उसको जी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसका वेट निकाल लेना है, ठीक है। वॉल्यूम मिल गई है तो आप क्या करो, वेट निकाल लो, ठीक है। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और वो कैसे निकाला, जैसे अभी मैं बोल रहा था ओरली, अब उसको मैथमेटिकली कर लेता हूं भाई। वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, और मास क्या होगा, रो इंटू वी, और रो इंटू वी इंटू जी। देख रहे हो ये क्या है, अभी बताया था आपको मैंने, पिछली स्लाइड पर कि रो वी जी क्या होता है, बाइंड फोर्स होती है। यही बात आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बोली थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से ही ये बात निकल के आई है कि जब आप इस वाटर का, इस हटे हुए, इस डिस्प्लेस्ड वाटर का आप वजन निकाल लोगे, है ना, जब इस हटे हुए पानी का आप क्या निकाल लोगे, वजन निकाल लोगे बेटा जी, तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको बाइंड फोर्स मिल जाएगी, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। तो इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा दोनों का, क्योंकि उसको जगह चाहिए तो उतनी जगह का पानी बाहर आएगा। उस वॉल्यूम को जो कि असल में ऑब्जेक्ट की ही है ना, दोनों की वॉल्यूम तो बराबर है ना भाई। तो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हो या वाटर की वॉल्यूम हो, बात तो एक ही है। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे वाटर की डेंसिटी से, है ना। ये जो डेंसिटी होती है किसकी होती है, लिक्विड की होती है। ये वॉल्यूम किसकी होती है, ऑब्जेक्ट की होती है। मल्टीप्लाई करोगे मास आ जाएगा, किसका, लिक्विड का। इनटू ग्रेविटी कर दोगे तो वेट निकल के आ जाएगा, और वो वेट किसके बराबर होता है, बाइंड फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक एप्लीकेशन भी देख लेते हैं हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, ठीक है। सिर्फ इसकी थ्योरी ही आपके काम की है, न्यूमेरिकल वाला कुछ पार्ट नहीं करना आपने। 3 जगह पर है हाइड्रोमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर बनाने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। लेक्टोमीटर बनाने के लिए, लेक्टोमीटर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापता है, ठीक है ना, प्योरिटी ऑफ मिल्क को।
और हाइड्रोमीटर क्या करता है, ये रिलेटिव डेंसिटी को नापता है, सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी को नापने वाला पदार्थ है, यंत्र है ना हाइड्रोमीटर। और तीसरा है ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है, शिप्स की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, सबमरीन्स, बोट्स, एटसेट्रा, ठीक है, इसके लिए ये यूज होता है। बढ़िया, तो ये कुछ एप्लीकेशन हो गई इसकी। ओके, इसके बाद एक टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। फिर आपका ये फ्लूइड हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज होती है? रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था इसको, किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है बेटा जी, ठीक है, तो वो होती है डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन में पानी की डेंसिटी। सर पानी ही क्यों? क्योंकि पानी में ही चीजों को तैराना होता है बेटा अपने को, है ना, पानी ही हमारे सबसे ज्यादा काम का है, पानी में ही हमने चीजों को तैराना है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर वैसे भी अपने को पता होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो डेंसिटी अपने को नोन होती है, कोई दिक्कत नहीं। सब्सटेंस की डेंसिटी भी निकल जाती है रिलेटिव डेंसिटी से, या रिलेटिव डेंसिटी निकाल लो सब्सटेंस की डेंसिटी को ऊपर रख के, ठीक है। सर इससे फायदा क्या होता है, क्यों निकाली जाती है रिलेटिव डेंसिटी? तो देखो भाई, रिलेटिव डेंसिटी निकालने का फायदा क्या है? अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है किसी सब्सटेंस की, अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी पता है और अगर वो 1 से बड़ी है तो चीजें सिंक करती हैं। देखो 1 से बड़ी होने का मतलब क्या है? 1 से बड़ी होने का मतलब है कि जो वाटर है वो छोटा पड़ गया, सब्सटेंस की डेंसिटी बढ़ गई, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो डूब जाएगा। छोटी सी थ्योरी है, तो बिल्कुल छोटी सिंपल सी थ्योरी है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी बढ़ जाती है ना, ये वाला पार्ट अगर बढ़ गया है तो सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के उतने ही टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। यूनिट इसकी कोई है नहीं, होता ये यूनिटलेस है, यूनिट इसकी कोई होती नहीं, है ना। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, सब्सटेंस बोलेगा भाई डेंसिटी ऑफ वाटर से दुगना हूं मैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से 4 गुना हूं मैं, डेंसिटी ऑफ वाटर से 10 गुना हूं मैं, तो क्या होगा भाई? तो डूब जाएगा, होता रहे 10 गुना हो, 6 गुना हो, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी जब 1 से बड़ी होगी तो सिंक कर जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी अगर इक्वल टू 1 होगी तो फ्लोट करेगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 और 0 के बीच में होगी, ऐसे 1 और 0 के बीच में होगी, ठीक है, तो क्या करेगा? राइज करेगा ये, तब ये पानी में राइज करेगा। वही जैसे मैंने आपको बताया मग्गा राइज करता है, सेम वैसे ही राइज करेगा पानी के अंदर ये, ठीक है ना। तो ये थी थ्योरी। आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पर, आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए क्वेश्चन को पॉज करके। चलिए मैं करता हूं, सब के सब प्रीवियस ईयर एनडीए क्वेश्चंस हैं जितने भी आए हैं, एनडीए, सीडीएस या फिर आपका एयरफोर्स, मतलब इन्हीं में से सारे डिफेंस एग्जाम्स के अंदर से ही उठाए गए क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, एक पर्सन है जो अपने दोनों पैरों पर खड़ा है ओवर अ सरफेस एंड एक्सपीरियंसेस अ प्रेशर P। नाउ द पर्सन स्टैंड्स ऑन ओनली 1 फुट, ही वुड एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ मैग्नीट्यूड। हाँ जी, अगर अपने दोनों पैर टिका करके खड़ा है तो P प्रेशर देख रहा है, अगर एक पर खड़ा हो जाता तो कितना प्रेशर उसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। आइए करते हैं, है ना। आप जानते हो कि भैया जो प्रेशर होता है ना, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया बोल लो, फोर्स अपॉन एरिया। यहां जो फोर्स है वो तो वेट ही है ना। तो एक बार एरिया जो था वो डबल था, एक बार जो एरिया था, क्योंकि दोनों पैर थे, एक बार एरिया डबल था, और जब एक पैर हो गया तो एरिया हो गया आधा, है ना। जब दोनों पैर थे तो मान लो ए एरिया था, है ना। हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? A/2, क्योंकि एक ही पैर रह गया अब तो, है ना, एक ही पैर पे खड़ा है वो। तो वेट अपॉन एरिया की बात कर रहे हैं यहां पर हम प्रेशर को निकालने के लिए, ठीक है ना। वेट रहेगा सेम, वेट यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि आदमी तो उतना ही है ना भाई, आदमी थोड़ी ना 2 हो गए, आदमी तो उतना ही रहा ना, तो वेट तो कांस्टेंट है यहां पर, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अगर पहले प्रेशर P है ना, तो वेट अपॉन एरिया, है ना, और बाद में अगर प्रेशर P डैश है तो वेट अपॉन A/2, क्योंकि एक ही टांग पर अब वो खड़ा है ना, एक ही टांग पर अब वो खड़ा है। तो ये P इंटू A मल्टीप्लाई हो जाएगा, P A मल्टीप्लाई हो जाएगा W के बराबर, है ना, और यहां P डैश A/2 इज इक्वल टू W के बराबर हो जाएगा। यहां मैं इसको ले गया, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है भाई, ये तो ऐसे ही है, बस कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तो दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी सेम कर देता हूं, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू P डैश A/2, A से A कट गया और 2P जाकर के वहां मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका जो P डैश है यानी जो नया प्रेशर है वो डबल हो गया है। डी आंसर सही है, ठीक है ना, डबल हो गया है प्रेशर, है ना, क्योंकि पहले एरिया था सिंगुलर,
अब एरिया उसका भी आधा हो गया, ठीक है ना। तो एरिया के आधा होने से प्रेशर हो गया डबल। एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेस इट्स विस्कोसिटी। सर ये विस्कोसिटी क्या होता है, थोड़ा सा समझाइए तो सही। विस्कोसिटी होती है बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन होती है, ठीक है। न्यूटन ने ही लॉ दिया था विस्कोसिटी का, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो वही है। तो इसमें पूछ रहा है कि भैया अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, तो फ्लूइड फ्रिक्शन का क्या होता है, क्योंकि ये एक विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स बोलते हैं इसको। विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी तो एक प्रॉपर्टी है कि भाई अगर आप फ्लूइड में से निकलोगे तो फ्लूइड आपके ऊपर क्या लगाएगा, फ्रिक्शन लगाएगा, है ना। लेकिन जो वो विस्कस फोर्स लगाता है, जो वो विस्कस फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं, उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स बेसिकली, है ना। जो फ्रिक्शन लगती है उसका नाम है विस्कस फोर्स, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि अगर तापमान को बढ़ाते हैं तो विस्कस फोर्स का क्या होगा, विस्कस फोर्स का क्या होगा। तो इसका आंसर है भैया तापमान के बढ़ाने से, टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कस फोर्स घटती है, ठीक है। तो यहां पर पहला है रिमेन्स अनचेंज्ड, कि उतनी रहती है, हां। दूसरा है इंक्रीज करती है, ठीक है। तीसरा है इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर, और चौथा है नोटा। तो भैया ऐसा है कि जनरली टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कस फोर्स घटती है, ठीक है ना, कम होती है। लेकिन गैसेस के अंदर कुछ और भी देखने में आता है कभी कभी, ठीक है ना। तो ये डिपेंड भी कर सकता है एक्सटर्नल प्रेशर पर कि वो बढ़ेगी या घटेगी, ठीक है ना। तो गैसेस के अंदर कुछ और बिहेवियर रहता है और लिक्विड्स के अंदर कुछ और बिहेवियर रहता है। लिक्विड्स के अंदर जनरली टेम्परेचर के बढ़ाने से विस्कस फोर्स घटती है, और गैसेस के अंदर टेम्परेचर के बढ़ाने से ज्यादा रैंडमनेस बढ़ने की वजह से विस्कस फोर्स बढ़ जाती है। लेकिन प्रेशर भी वहां पर कुछ रोल प्ले करता है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन ज्यादा सही है। Okay, a piece of paper and coin both having same mass are dropped from the 10th floor of a building. The piece of paper would take more time to reach the ground because, देखो जी, जो piece of paper है ना, वो ऐसा मोशन करता हुआ आएगा और ऐसे हो जाएगा, है ना। और कॉइन ऐसे सीधा चल करके आएगा नीचे। तो ये हुआ क्यों, ये हुआ क्यों? देखो ऐसा है कि जो piece of paper है ना, जो piece of paper है उसका मास और कॉइन का मास बोला है कि बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो विस्कस फोर्स लग रही है दैट इज ड्यू टू सरफेस एरिया, दैट इज ड्यू टू सरफेस एरिया। अगर कॉइन जितना मास है पेपर का, तो पेपर काफी बड़ा रहा होगा, सोचो जरा इस बात को, है ना। पेपर काफी, क्योंकि पेपर की डेंसिटी कम होती है ना, और कॉइन की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो उसका सरफेस एरिया कुछ ज्यादा रहा होगा पेपर का। और सरफेस एरिया ज्यादा रहने की वजह से जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगी, यानी विस्कोसिटी लगेगी, यानी विस्कस फोर्स लगेगी। एक बार पढ़ते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑन द पेपर इज लेस देन द कॉइन। ये गलत बात है, ग्रेविटेशनल पुल दोनों पर बराबर लगता है। बाइंड फोर्स ऑन द पीस ऑफ पेपर इज मोर दैट ऑन द कॉइन। बिल्कुल सही बात है भैया, बाइंड फोर्स जो है वही ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। बाइंड फोर्स जो है वो ज्यादा लग रही है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है, जो इलाका है जिस पर फोर्स लग रही है वो ज्यादा है, ठीक है ना। यहां भी बाइंड फोर्स, 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 ठीक है। और यहां पर बाइंड फोर्स जो है वो कम लग रही है, ठीक है। बाइंड फोर्स इज ऑन द कॉइन इज मोर इन एक्शन, नहीं। द पीस ऑफ पेपर टेक्स अ लॉन्गर, नहीं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि डेंसिटी है तीनों लिक्विड्स की, एक की डी, 2D और 3D, तीन लिक्विड है अलग अलग। तो कह रहा है कि सबको मिक्स कर दिया तो रिजल्टिंग मिक्सचर की डेंसिटी कितनी होगी अगर तीनों को सेम वॉल्यूम में मिलाया गया है तो, ठीक है ना। यानी जैसे लिक्विड 1 है जिसकी डेंसिटी D है, उसकी वॉल्यूम V है, ऐसी 2D है तो उसकी वॉल्यूम भी V है, और जो 3D है उसकी वॉल्यूम भी V है, ठीक है ना। तो तीनों का मास हम निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं, और तीनों को जब ऐड करेंगे तो सबका मास टोटल कर लेंगे, यस और नो। तो आप जानते हो कि मास जो होता है वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा dV, ये पहले का मास है। ऐसे दूसरे का मास निकल जाएगा 2dV, और तीसरे का मास निकल जाएगा 3dV, है ना। और तीनों मासेस को हम ऐड कर देते हैं, कर दें तो जो नेट मास आएगा वो आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। यानी dV प्लस 2dV प्लस 3dV, ये आ गया नेट मास। और इसको नेट वॉल्यूम से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो नेट डेंसिटी निकल के आ जाएगी। भाई अलग अलग डेंसिटी है ना सबकी, उन सबको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम ही वॉल्यूम लिया गया है V, तो तीनों का मास निकल के आ गया m1 m2 m3। मास को जोड़ दो, टोटल मास आ गया, वॉल्यूम को जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम आ गई, V कितना हो जाएगा 3V। तो ये क्या निकल जाएगा, ये नेट डेंसिटी निकल जाएगी आपकी, है ना। ये नेट मास है, ये नेट वॉल्यूम है ना।
तो dv 2dv 3dv और अपॉन में 3v, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 और 2 5 और एक 6 dv है ना, 6 dv अपॉन में 3v, v से v कट गया और 3 से 2 ये आ गया 2d, ठीक है ना, 2d, सी ऑप्शन सही है। A balloon filled up with gas would only go up in the air if it's filled up with a gas whose density is lower than air, यही आंसर है भैया इसका, ए। अगर आपको एक बलून को ऊपर भेजना है ना, अगर आपको एक बलून को ऊपर भेजना है तो आपको उसका रो क्या करना पड़ेगा, कम करना, उसकी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, है ना, ताकि उसके ऊपर बाइंड फोर्स जो लगे वो ज्यादा लगे, ठीक है ना। बाइंड फोर्स ज्यादा लगने के लिए आपको उसकी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, तो ज्यादा बाइंड फोर्स लग करके वो ऊपर चला जाएगा, जैसे कम डेंसिटी वाला ऊपर तैरता है, बिल्कुल वैसे ही, इसलिए वो ऊपर तैरता है, ठीक है। हीलियम इसका आंसर होता है वैसे, है ना, हीलियम रहती है। फोर्स बिटवीन लाइक मॉलिक्यूल्स, भैया एक जैसे अगर मॉलिक्यूल होंगे, है ना, एक जैसे अगर मॉलिक्यूल होंगे तो एक कॉन्सेप्ट आता है कोहेसिव फोर्सेस का और एडेसिव फोर्सेस का। क्वेश्चंस के बीच में ही आपको कॉन्सेप्ट बता पाऊंगा मैं, है ना, बहुत सारी चीजें एक साथ कवर नहीं करी जा सकती, है ना, तो क्वेश्चंस को ही यूज करके मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। लाइक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में होती है कोहेजन, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ठीक है ना, और जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर होती है एडेसिव फोर्स, ठीक है ना। जैसे पानी और कांच, ग्लास, है ना, आपने ग्लास के अंदर पानी पिया, और आप देखोगे जो पानी है वो ग्लास के साथ चिपक जाता है, वो इसलिए चिपकता है क्योंकि उसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, एडिसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप मरकरी डालो उस ग्लास के अंदर और उस ग्लास को फिर खाली कर दो तो आपको मरकरी कहीं चिपका हुआ नहीं मिलता, सारी की सारी मरकरी एक साथ बाहर आ जाती है, जैसे जेली बाहर आती है ना, ऐसे सारी की सारी मरकरी निकल के एक साथ बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आ जाती है? क्योंकि मरकरी के जो पार्टिकल्स है आपस में कोहेसिवली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, दोनों ही अट्रैक्टिव फोर्स है, ध्यान देना। कोहेसिव फोर्स भी अट्रैक्टिव है नेचर में, एडेसिव भी अट्रैक्टिव है नेचर में, बस कोहेसिव जो होती है वो आपसदारी में होती है ना, एक ही बिरादरी में दोस्ती होना, दैट इज कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स मतलब जो सबके साथ चिपक जा करके, है ना, वो होता है एडेसिव। तो कोहेसिव कहां देखने में आता है? मरकरी और ग्लास वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है, मरकरी और ग्लास वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कोहेसिव फोर्स के लिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो फोर्स होती है वो कौन सी होती है? कोहेसिव, ना कि एडेसिव, ठीक है ना। कोहेसिव फोर्स होती है, ना कि एडेसिव फोर्स होती है। सरफेस टेंशन क्यों होती है भैया? सरफेस टेंशन पहले तो होती क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो ऐसा होता है भाई कि ये वाटर की पहली लेयर है ना, सरफेस है ना, जो सरफेस वाली लेयर होती है वो ये है वाटर की, ठीक है। अब होता क्या है कि पानी है तो उसके मॉलिक्यूल कुछ सरफेस पे भी होते हैं, है ना, और कुछ नीचे भी होते हैं। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनके अगल बगल वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, वो आपस में लगाते हैं कोहेसिव फोर्स, लगाएंगे ही, है ना भाई। लाइक मॉलिक्यूल्स होंगे तो कुछ ना कुछ तो कोहेसिव फोर्स होगी ना, ये तो नहीं कि पूरी एडेसिव होती है। माना वाटर की एडेसिव प्रॉपर्टीज ज्यादा हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वाटर में बिल्कुल भी कोहेसिव फोर्स नहीं है, कोहेसिव फोर्स भी होती है। हर मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ कोहेजन, कुछ ना कुछ एडिशन होता है ना। तो यहां पर पानी का जो मॉलिक्यूल है, ये आसपास के जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, ये जो आसपास के पानी के मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल में व्हाइट दिखाता हूं, पानी के मॉलिक्यूल्स को मैं व्हाइट दिखाता हूं, है ना। ये पानी का मॉलिक्यूल है सपोज, तो इसके आसपास वाले पानी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इसको खींचते हैं, ठीक है ना, वो इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, ये खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, सब तरफ से क्या होता है? खींचते हैं। तो जब सब तरफ से खींचते हैं तो ये सारी फोर्सेस क्या होती है? आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो मॉलिक्यूल नहीं हिलता, मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। लेकिन ऐसा सोचो कि अगर सरफेस पर जो बैठा मॉलिक्यूल है उसके अगल बगल वाले मॉलिक्यूलों ने उसको खींचना स्टार्ट कर दिया, है ना। ऊपर तो पानी है नहीं ना, ऊपर तो हवा है ना, तो वो तो अलग टाइप का मॉलिक्यूल होगा, तो कोहेसिव फोर्स तो हो नहीं सकती, है ना। तो जो कोहेसिव फोर्स है वो कहां से लगेगी? ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, ऐसे लगेगी, है कि नहीं? तो ये वाली तो कट जाएगी, बाकी का क्या होगा? बाकी जो नीचे करोड़ों मॉलिक्यूल इसको नीचे से पकड़ के खींच रहे हैं, तो क्या होता है पता है? ऐसा होता है कि इन सरफेस पर बैठे हुए सारे मॉलिक्यूल्स की ना जान निकली जाती है, क्योंकि पूरी खींच पड़ रही होती है नीचे से, सब के सब खिंचाव कर रहे होते हैं नीचे से इसको खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे यहां पर भी, यहां भी खींच रहा है, यहां भी सब खींच रहे हैं, यहां वाले को भी सब खींच रहे हैं। तो आप ऐसे समझो कि फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है ये,
ये बीएसएफ है, पूरी टेंशन में है ये भाई, कभी भी दुश्मन का हमला हो सकता है, तो इतनी टेंशन में ये लोग बैठे होते हैं। तो आगे आने वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, ऊपर वाले सबसे पहले वाले जो मॉलिक्यूल जिन पर एयर पड़ रही होती है, एक तो एयर प्रेशर अलग से लग रहा है विचारों पर, है ना, और फिर एक अलग से सरफेस टेंशन और लिक्विड के अंदर, है ना, लिक्विड के जो पार्टिकल है नीचे वाले उसको खींच अलग से रहे हैं, एक कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ऐसा होता है, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन जो होती है उसे डिफाइन किया जाता है, सरफेस टेंशन को डिफाइन किया जाता है फोर्स अपॉन लेंथ, F अपॉन L। ऐसा मानते हैं कि फोर्स जो है वो किसी लाइन पर लग रही है, तो अगल बगल वाले मॉलिक्यूल तो लगा नहीं रहे फोर्स को, वो तो कट जा रहे हैं, तो नीचे नीचे वाली लग रही है, तो एक लाइन पर फोर्स को इमेजिन किया जाता है ना। जैसे ये कोई लाइन है, तो अगल बगल वाले जो मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ऊपर से दिखा रहा हूं मैं इसको आपको, इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं मैं आपको, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसके अगल बगल वाले तो क्या कर रहे हैं, वो तो ऐसे ऐसे खींच के काट दे रहे हैं फोर्स को, ऐसे ऐसे खींच के काट रहे हैं, ऐसे ऐसे खींच के कट रही है, ऐसे ऐसे खींच के कट रही है, ऐसे ऐसे खींच के कट रही है, लेकिन नीचे वाले तो खींच रहे हैं ना यार, इसका जस्ट नीचे वाला जो होगा वो तो खींच रहा होगा ना, इसका जस्ट नीचे वाला जो होगा वो खींच रहा होगा, इसका जस्ट नीचे वाला जो होगा खींच रहा होगा, तो इसलिए लाइन पर एक फोर्स इमेजिन करी जाती है, इसलिए फोर्स अपॉन लेंथ सरफेस टेंशन को हमने डिनोट किया है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि कोहेसिव मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से सरफेस टेंशन होती है। ओके, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन आ गया भाई। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी। ये एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो, है ना। कहीं पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख जाए तो घबराना नहीं है, ठीक है, वो रिलेटिव डेंसिटी होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दे रखी है। ठीक है, ठीक है भाई, रिलेटिव डेंसिटी आपको सिल्वर यानी Ag की दे रखी है 11, है ना, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको आयरन की दे रखी है, Fe की दे रखी है 8, है ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर विद रिस्पेक्ट टू आयरन। तो भाई ये कैसे निकलेगा, सिल्वर रिस्पेक्ट टू आयरन कैसे निकलेगा? देखो बहुत आसान है, आपको मैं डेरिवेशन से समझाता हूं, वैसे तो इजीली भी निकल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको डेरिवेशन समझाने की कोशिश करता हूं, इजी है बहुत। देखो, जो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो क्या होती है? वो होती है भाई रो ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना, अपॉन में रो ऑफ वाटर। ठीक बात है ना, ठीक बात है ना भाई। वाटर के रिस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी, यहां क्या पूछा हुआ है, यहां पर सिल्वर की पूछी हुई है आयरन के रिस्पेक्ट में, है ना, सिल्वर की पूछी हुई है आयरन के रिस्पेक्ट में। यानी आपने क्या करना है, देखो यहां पर आप सब्सटेंस की जगह पर सिल्वर लिख लो, है ना, तो यहां पर डेंसिटी किसकी लिखोगे, या डेंसिटी किसकी लिखोगे, सिल्वर की, या डेंसिटी किसकी लिखोगे, सिल्वर की, है ना। और रिलेटिव डेंसिटी ऐसे ही आपको अगर आयरन की लिखनी हो तो क्या लिखोगे, डेंसिटी ऑफ आयरन अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है ना, और आपको दोनों को कंपेयर करना है ना। तो कंपेयर करने के लिए क्या कर दो भाई, दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम, इससे क्या निकल जाएगा, रो वाटर कट गया, रो Ag अपॉन रो Fe, यही आ गया ना भाई, यही आ गया ना भाई। तो ये क्या है, ये सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ गई, है ना, Ag की निकल के आ गई विद रिस्पेक्ट टू आयरन। तो कभी भी रिलेटिव डेंसिटी किन्हीं दो सब्सटेंसेस के रिस्पेक्ट में निकालनी हो, ठीक है, तो आप सीधा याद कर सकते हो कि ऊपर वो वाला सब्सटेंस, नीचे दूसरा वाला सब्सटेंस, सिंपल है। ठीक है ना, तो ऊपर किसका रखना है आपने, 11, और अपॉन में रखना है 8। ठीक है, तो 11 डिवाइड बाय 8, ओके, और ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, 1.4। बढ़ते हैं आगे। इट इज पॉसिबल टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड यूजिंग अ चॉक स्टिक बिकॉज ऑफ, वो कह रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर चॉक से जो लिख सकते हैं, है ना, श्याम पट्टी पर, श्याम पट्ट बोलते हैं ना ब्लैक बोर्ड को, उससे अगर हम चॉक से लिख पा रहे हैं तो क्यों लिख पा रहे हैं? तो भाई इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ एडेसिव फोर्स जरूर है दोनों चीजों के बीच में। एडेसिव फोर्स का मतलब चिपकने वाली फोर्स, है ना, दूसरी बिरादरी से जाकर के चिपकना, सीधी सी बात है ना, दूसरे से जाकर के चिपकना। तो चॉक के और बोर्ड के बीच में कुछ कोहेसिव फोर्स और कुछ एडेसिव फोर्सेस जो है वो जनरेट होते हैं, तो दोनों जाकर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो एडिशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सपोज वी हैव एन आयरन नेल एंड एन आयरन बॉल ऑफ सेम मास। एक कील है और एक बॉल है, दोनों आयरन की हैं, यानी डेंसिटी सेम है, मास सेम है। ठीक है, व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर,
ठीक है ना, सबमर्ज किया जाएगा वाटर में, तो आयरन बॉल मे फ्लोट बट द नेल ऑलवेज सिंक्स। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा है भैया कि जो सरफेस एरिया होगा ना वो यहां पर रोल प्ले करेगा, है ना। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा बाइंड फोर्स लगने का इलाका मिला हुआ उसको, ठीक है। तो एक बार ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। बाइंड फोर्स ऑन द बॉल इज लार्जर देन दैट ऑफ द नेल ड्यू टू देयर शेप्स। विस्कस फोर्स ऑन द बॉल इज हाइयर, विस्कस फोर्स ऑन द नेल इज हाइयर। ग्रेविटेशन फोर्स अफेक्ट द बॉल, ना डी है, ठीक है, ना सी है ना बी है, ए आंसर है इसका कि बाइंड फोर्स जो है वो बॉल पर क्या लगती है, ज्यादा लगती है, इसलिए वो टिक जाती है ना, और नेल जो है वो डूब जाता है। ठीक है, तो सिंपल आंसर था इसका, मुश्किल आंसर नहीं था। ठीक है, तो आई होप बेटा यहां तक हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स और उसके बाद हमने फ्लूइड का काफी सारा पोर्शन डिस्कस किया और क्वेश्चंस के अंदर लगभग हमने पूरे फ्लूइड को डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।